दोस्तों, आज देश में संविधान बचाने की लड़ाई क्यों उठानी पड़ी है, इसके कुछ पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। इसकी एक दो घटना से आपको समझना होगा। जैसे आगरा में करनी सेना का उत्पात होता है और बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और दोनों जगह पर, खैर आगरा में तो कोई जाने नहीं जाती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में तीन तीन जाने जाती है। और वह तीनों जान वैसे लोगों की जाती है जिनको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वे सब छोटे मोटे रोजगारों से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग हैं। लेकिन आखिर के ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, और दोनों जगह की जो सरकारें हैं, एक तो बीजेपी समर्थित सरकार जोगी जी का है, और कहीं ना कहीं बतलाया जाता है कि उसमें जोगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 27 में वहां यूपी में चुनाव है। और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद, जो ममता बनर्जी है, कहने के तो बस सेकुलर बोली जाती है, और वहां पर अल्पसंख्यक उनको झोली भर भर करके वोटें भी देते हैं। लेकिन वहां पर भी यदि ऐसी घटना होती है, सोचने पर विवश हो जाता है आदमी। इसके लिए आपको कुछ पीछे की घटनाओं में जाना होगा। ममता बनर्जी कांग्रेस की कोख से निकली हुई एक राजनेता है, लेकिन उनको धारदार बनाने में कहीं ना कहीं आरएसएस का भूमिका बहुत बड़ी रही है। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी, जैसे नीतीश कुमार बिहार में खड़े थे। लेकिन समय की परिस्थितियां को और वहां के समीकरणों को देखते हुए ममता बनर्जी अपनी धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ी रही, लेकिन दिल से आज भी वह आरएसएस के ही साथ, उसके विचारधाराओं से मिली जुली उनकी प्रतिक्रियाएं होती है। क्योंकि जो बंगाल की स्थिति है, वहां पर भी कहीं ना कहीं, या ये कहें कि आजादी के बाद से आज तक वहां पर चाहे कम्युनिस्ट की राज हो, कांग्रेस की राज हो, या आज तृणमूल के राज हो, जिसमें का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, वहां पर सवर्ण यानी ब्राह्मणों का ही हमेशा मुख्यमंत्री बने। और इनकी आप टाइटलों से भी समझ सकते हैं, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, बहुत सी ऐसी। लेकिन वहां पर जो सबसे निचले तबका है, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, आज भी इतना गरीब है, इतना गरीब है, जिसका कि आप देख सकते हैं कि मुर्शिदाबाद को ही, कि जो कि भारत में सबसे पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता है, और सबसे ज्यादा सांसद और विधायक, तीन तीन सांसद वहां पर मुर्शिदाबाद से आते हैं, और 26 से 27 विधायक बन करके वहां से आते हैं। वहां पर सबकी नजर लगी रहती है। दूसरी तरफ आगरा है, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या तो काफी कम है, यानी 8 से 9% के ही बतलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हावी है करनी सेना। करनी सेना एक बहुजन समाज के नेता लालजी सुमन जी के एक बयान से इतना उद्वेलित हो जाता है कि जैसे अफगानिस्तान में लोग खुलेआम हथियारे लहराते हैं, उस ढंग से हथियारे लहराते हुए, तलवार भाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बंदूक और राइफलों की बात कर रहा हूं। वह जिस दृश्य कल देखने को मिला है, हर भारतीय को जो सच्चे इस देश से प्यार करते हैं, उनकी रोंगटे खड़ी हो गई कि आज देश किस मुहाने पर खड़ा हो चुका है। चुनाव तो बिहार में है, लेकिन आग लगी है कहां? 26 में चुनाव है बंगाल में, और 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और आरएसएस की जो सोच रही है संविधान बदलने की, क्योंकि आरएसएस वही आरएसएस है जो आज भी बिना रजिस्टर्ड अपनी संस्थाएं चलाता है, और आजादी के समय से आज तक, इसकी गठन तो 1925 में ही की गई थी, लेकिन आजादी के आंदोलन में भी
इन्हें अंग्रेजों से कोई परहेज नहीं था। वे अंग्रेजी शासन प्रणाली को बहुत ही सराहना किया करते थे, क्योंकि यह एक वर्ग विशेषों का समर्थक माने जाते हैं। और उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय उस वर्ग विशेष को विशेष महत्ता थी। और उस समय राजधानी भी बंगाल में ही था, और बंगाल में जो जितने अंग्रेजों के करीब होते थे उन्हें राय बहादुर की संज्ञा दी जाती थी। और वही लोग हैं जो आज भी सत्ता में है, उन्हीं के वंशज है। कहीं न कहीं से आप जोड़ेंगे तो आपको जरूर निकल जाएगा। लेकिन देश आज़ादी के बाद भी इनकी जो स्थिति रही, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, जो नहीं इस देश के संविधान को माने, नहीं इस देश के तिरंगे को माने, लेकिन गहन विचार के बाद जब 84 में जनसंघ को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया, और उसके बाद इन्हें एक मंदिर मुदा मिला जो 90 में इन्हें काफ़ी सफलताएं दिलाई। और उसके बाद तो फिर इनको एक जो बोला जाता है कि जो आपको याद होगा कि मोदी जी एक बार मैथ का A+B द होल स्क्वायर इजकल टू A² B² प्लस 2AB का जो फॉर्मूला बतलाए थे, उस पर ये लोग काम करना शुरू किए। और उस फॉर्मूला को यदि आज आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसका परिणाम है वक्फ बिल। उस वक्फ बिल से किसी को कुछ आने जाने की बात नहीं थी, और अपने जो सहयोगी दल थे उनको भी उसी बातों को समझाया गया था। लेकिन ऐन वक्त पर जब बिल को सदन के पटल पर रखा गया, उसमें 2 पॉइंटें जोड़ दी गई, जिसे शायद हमें लगता है कि जो उनके सहयोगी दल थे उन्हें भी वह पता नहीं चला। और बहुत ही चालाकी से, जिसको कि कपिल सिब्बल साहब ने बहुत ही विस्तृत ढंग से वर्णन भी किया है, उस चीज को तो आपको देखना जरूर चाहिए यदि इस देश से प्रेम करते हैं तो। और उसके बाद जो एक भूचाल आया है देश में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, वह कहीं ना कहीं इस राजनीति को और देश के मौजूदा राजनीति में जिस ढंग से जहर घोलने की काम की गई। हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 16 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। क्या फैसला आता है, और ममता बनर्जी भी बोल चुकी है कि मैं वहाँ के मुस्लिम नेताओं से 16 तारीख को बात करूंगी। और 17 तारीख को मुस्लिम नेताओं ने भी हैदराबाद में एक शाम 3 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक एक कार्यक्रम चलाएंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या विश्लेषण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ बातें आपको सामने रखना चाहता हूं मैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंटें दिया है, उससे भी अब आरएसएस और बीजेपी को लगने लगा है, यानी ये कहें कि मोदी और अमित शाह के चूल्हे हिलना शुरू हो गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और एक तरीका के आदेश दिया है, जबकि देश में बोला जाता है कि राष्ट्रपति सुप्रीमो होती है देश का। लेकिन जिस ढंग से कठपुतली बना करके रखा गया है, बात राज्यपालों से शुरू हुई, देश में तमाम आरएसएस के विचारकों को राज्यपाल के रूप में भेजा गया, और वह जाकर के वहां विपक्षी दलों के सरकारों को जिस ढंग से तबाह करना शुरू किए, परेशान करना शुरू किए, जैसे झारखंड में भी देखे होंगे, तमिलनाडु में भी देखे, बंगाल में भी देखे होंगे, और सबसे ज्यादा आप जो दिल्ली में और पंजाब में, और जहां जहां पर मोदी और सास को उनके ही पार्टी के सरकारें थी जिनसे नहीं पटा, जिसका कि उदाहरण है आदित्यनाथ जोगी, उनको भी जिस ढंग से परेशानी की गई वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु का एक केस था, जिसको आज 3 साल से वहां के सरकार कानून बनाई, पास की विधानसभा में, लेकिन उस फाइल को राज्यपाल ने दबा करके रखा। उसके बाद में
राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति ने भी उसे दबा करके रख दी, जिस पर अभी नया जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और गाइडलाइन दिया गया है कि कोई भी बिल को जो राज्य सरकारें भेजता है उसे राष्ट्रपति भी 3 महीना से ज्यादा नहीं रोक सकती है। रोंगटे खड़ी हो गई है आम जनता को जो देश से प्यार करता है, और वह सोचने पर विवश हो गया है कि आखिर के ये बीजेपी और आरएसएस बार बार संविधान बदलने की बात क्यों करती रही है। और हाल के ही दिन में दिल्ली का जो एक जज के बारे में जो कि उसके घर में नोटों का जो बंडले जलते हुए दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र ही था ताकि लोगों को जजों पर से, कोर्ट पर से विश्वास हटे। पीछे के समय में जाइए जो कि मोदी जी बार बार कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की जो बात किए थे और वहाँ जजों ने उसके लिए खिलाफत की और जो हटा नहीं पाए। इसलिए अब संविधान को ही जब चुनाव आया लोकसभा का और उसमें नारा दिया गया 400 पार और उनके नेताओं के द्वारा बोला गया कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन एक शख्स जो आज लड़ रहा है, हाथ में संविधान की कॉपियां लेकर के घूम रहा है, हर मंचों पर आप देखते होंगे, जननायक राहुल गांधी जो संविधान के बचाने की लड़ाई मुहिम में जुटे हुए हैं, क्योंकि संविधान को जिस ढंग से खत्म करने की इनकी गहरी चालें नजर आ रही है, जैसे सेंट्रल विस्टा में 700 से ऊपर सीटें बना करके जो नए संसद भवन बना, वहां पर 700 से ऊपर सीटें बना करके जिस पर भी सवाल किया गया था, उस कोरोना काल में जब लोगों की दवाई और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय हमारे देश में 20,000 करोड़ से ऊपर की महल बनाया जा रहा था, जिसके बारे में आपने भी बार बार बोला, केजरीवाल ने बार बार बोला कि यह मोदी महल बनाई जा रही है। अब इस परिप्रेक्ष्य के पीछे में जाइए कि आज पूरे विश्व में जो एक वातावरण बनाया जा रहा है एकल हुकूमत का, यानी लोकतंत्र को खत्म करके, जैसे रशिया में है, चीन में है, और अब ट्रंप भी अमेरिका में उसी ढंग की चाह रहे हैं, वैसा ही कुछ बातें भारत में भी आपको दिखाई दे जाएगी यदि आप गहरे मनन और चिंतन करेंगे तो। और उसमें सबसे बड़ी बाधा ये संविधान और भारत के लोकतंत्र नजर आ रहा है, जिसे कुचलने का काम किया जा रहा है। और उसका परिणाम है जो आगरा में देखने को मिला करनी सेना के द्वारा, जो लग रहा था कि हम कहीं अफगानिस्तान में तो नहीं आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आरएसएस का साफ नजर आया, जैसे आप बंगाल में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का, हालांकि यहां पर तो गिरफ्तारियां भी 150 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई है। और इस में कहीं ना कहीं इस देश को एक अलग दिशा देने की जो प्रयास हो रहा है आरएसएस भाजपा को के द्वारा, उसको आपको समझने की अब जरूरत आप पड़ी है। यदि इस देश की लोकतंत्र और इस देश के संविधान को आप बचाना चाहते हैं तो मेरा हर देश के नागरिकों से यह विनती है कि आप आज के हालातों पर जरूर गौर फरमाइए और देखिए कि यह देश को किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसे ही खत्म हो चुकी है। लोगों की क्या, जब देश लोगों की आर्थिक स्थितियां खत्म होती है, इसका मतलब होता है कि देश की आर्थिक स्थिति खत्म है। उसका जो बटाधार किया गया है वह भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। जो देश की लोकतंत्र और संविधान है, यदि आप उसे भी अब नहीं बचा पाए तो शायद आपका रक्षा भगवान ही करे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।